Hello friends, welcome to Exam Planet. So good morning. Today is 28th May and today let's start today's banking awareness. ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों ने व्यूज़ तो कम कर ही दिए, एक दिन जोश दिखाया आप लोगों ने, उसके बाद तो व्यूज़ कम हो गए फाइनली। कल पहला दिन था जब मैंने पूरे दिन में एक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाया। मतलब क्या ही बोलूँ मैं आप लोगों के लिए, इतनी मेहनत कर रहा हूँ उसके बाद भी पूरे दिन में एक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाया। इतनी इतनी न्यूज़ ढूंढ के रहता हूँ। आज आपको पता है, आज मैं आपके लिए 3 न्यूज़ बैंकिंग की मुश्किल से ढूंढ के निकाल पाया हूँ, जबकि अच्छी अच्छी वेबसाइट पर जाकर चेक कर लीजिए जहाँ से लोग खबरें लेके दिखाते हैं आपको। एक एक खबर आई हुई है, सिर्फ एक खबर में फिर भी 3 खबर लेके आए हैं, और जो एक खबर उस वेबसाइट ने थी ना, उससे कहीं बेहतर खबर मैं ढूंढ के निकाल के लाया हूँ आपके लिए। पर क्या ही फर्क पड़ेगा आपको। मतलब पूरी वीडियो में मैं सोच के चल रहा था हर रोज कम से कम 5 सब्सक्राइबर तो बढ़ेंगे एक वीडियो के बाद, या एक नहीं बढ़ रहा है। छोड़ो, चलो, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, स्टार्ट। एटलीस्ट आपके लिए नहीं तो सही, कम से कम मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मुझे तो फायदा हो गई। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। आज वैसे भी वीडियो लंबी नहीं करूंगा, जिन लोगों को शिकायत है वीडियो लंबी करने की, तो 3 ही खबर है आज, तो जल्दी जल्दी 5 7 7 8 10 मिनट में खत्म कर दूंगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्लाइड। ये खबर जो है ना, ये खबर थी उस वेबसाइट में जिस खबर जो आप बात कर रहे हो। इसके बाद अगली जो 2 खबरें थी वो मैंने खुद से ढूंढ के निकाली हैं। ठीक है, तो IMF अनवील्स प्लान्स टू इंक्लूड क्लाइमेट डिजिटल टेक इनटू इकोनॉमिक असेसमेंट। ठीक है, मतलब क्या है इसका? आईएमएफ ने एक आईएमएफ क्या है? पहली बात, आईएमएफ इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, और आईएमएफ की हेड कौन है? शी इज क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। पढ़ लीजिएगा जाके। ठीक है, वहां पे हमारी चीफ इकोनॉमिस्ट भी हैं, गीता गोपीनाथ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गीता गोपीनाथ ही, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं अपने टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। ठीक है, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। खबर यह है कि आईएमएफ ने एक प्लान अनवील करा है जिसमें उन्होंने बोला है कि वो जो है क्लाइमेट को इंक्लूड करेंगे, किसमें? डिजिटल टेक इनटू इकोनॉमिक असेसमेंट। जो इकोनॉमिक असेसमेंट होता है हर कंट्री का, उसमें अब क्लाइमेट भी इंक्लूड होगा। तो ये एक बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। इससे क्या होगा कि जो कंट्रियां क्लाइमेट को या फिर इन्वायरमेंटल चेंजेस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी, उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ध्यान देना पड़ेगा, जो कि बहुत अच्छा होगा हमारे अर्थ के लिए और हमारे इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, तो खबर देखिए क्या है। एक बार पेन सेलेक्ट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ पूरी खबर क्या है। पूरी खबर है, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑन थर्सडे अनवील्ड प्लान्स टू रीवैम्प द वे इट कंडक्ट्स इकोनॉमिक असेसमेंट। ठीक है, उसने बोला हम जैसे भी जिस भी तरीके से इकोनॉमिक असेसमेंट करते हैं, उसमें हम कुछ बदलाव लाने वाले हैं। ताकि क्यों? टू बेटर अकाउंट फॉर रिस्क रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, ताकि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो रिस्क हैं उसको भी इसमें असेस किया जा सके। ठीक है, और उसकी बेहतरी के लिए भी काम किया जा सके। देखिए साफ साफ लिखा है, टू असेस द रिस्क ऑफ क्लाइमेट चेंज, इनइक्वालिटी एंड डेमोग्राफिक्स एज वेल एज इवॉल्विंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज। और डिजिटल टेक्नोलॉजी जो इवॉल्व हो रही है उन सबको देखते हुए ऐसा बदलाव किया गया है, किसमें? जो इकोनॉमिक असेसमेंट में। और उसमें अब क्लाइमेट का रोल भी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, the new approach was agreed by IMF Executive Board after the global lenders first comprehensive review of its surveillance work since 2014। ये 2014 से इस पे काम चल रहा था, पर फाइनली आईएमएफ की जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो इस पे अग्री हो गई है और अब ये इंप्लीमेंट होगा। इट विल प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन फॉर इट्स इकोनॉमिक एनालिसिस इन कमिंग ईयर्स। ठीक है, और ये आने वाले सालों में अलग अलग कंट्रीज को डायरेक्शन देगा या फिर उनको गाइड करेगा कि हाउ टू अचीव दिस। ठीक है, ऑफ इट्स इकोनॉमिक एनालिसिस। वो अपने अपनी कंट्री की इकोनॉमिक एनालिसिस कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ जो इंक्लूडेड पैरामीटर एज वेल, जो जो पैरामीटर अभी इंक्लूड होंगे उसको भी मिला के वो कैसे असेस कर पाएंगे अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को। फॉर द फर्स्ट टाइम दैट क्लाइमेट चेंज रिलेटेड पॉलिसीज अफेक्ट ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। ठीक है, पहली बार ऐसा होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पहली बार ऐसा होने वाला है कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो पॉलिसीज होंगी उससे आपका ओवरऑल इकोनॉमी इफेक्ट होगी, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इफेक्ट होने वाली है। ठीक है, आप कैसा इकोनॉमिकली परफॉर्म कर रहे हो वो अब क्लाइमेट चेंज पे भी डिपेंड करेगा। कूल। इट एम्स टू इट एम्स टू मेक आवर सर्वेलेंस, आवर इकोनॉमिक एनालिसिस एंड असेसमेंट मोर टाइमली। तो इसका फायदा क्या होगा? इट एम्स टू मेक आवर सर्वेलेंस, ताकि हमारा जो सर्वेलेंस होगा इकोनॉमिक चेंजेस को लेके और क्लाइमेट चेंज को लेके, वो क्योंकि हम इकोनॉमिक एनालिसिस करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, ये मोर टाइमली होगा। क्योंकि इकोनॉमिक एनालिसिस जो है हर कंट्री टाइमली करती है, इफेक्टिवली करती है और बहुत क्रिटिकल वे में करती है। तो इसका फायदा हमारी क्लाइमेट को भी होगा, जिसकी वजह से ये मोर टाइमली ये असेसमेंट हो पाएगी, मोर टॉपिकल वे में हो पाएगी, मोर टारगेटेड होगी ये, जिसमें टारगेट
सेट किए जाएंगे इसको अचीव करने का, और बेटर इन्फॉर्म्ड होगी, लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी होगी क्योंकि हर साल इसकी असेसमेंट होगी। इन शॉर्ट मॉडर्नाइज्ड हो जाएगी, ठीक है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इन एडिशन टू मैक्रो फाइनेंशियल फैक्टर्स, the paper cited significant uncertainties and risk linked to digital technologies, including cryptocurrencies, climate change, inequality, demographics and more multipolar landscapes। ठीक है, इसमें यही बोला गया कि जो ये मैक्रो फाइनेंशियल फैक्टर्स जो होंगे, जो जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, लाइक डिजिटल टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग क्रिप्टोकरेंसीज, क्लाइमेट चेंज, इनइक्वालिटी, डेमोग्राफिक्स एंड मोर मल्टीपोलर लैंडस्केप होगा। मतलब बेसिकली समझिए कि इन सब चीजों का भी इसमें जो होगा वो गिनती, जो बोलते हैं ना हम, कि एक तरीके से इन सब चीजों पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और इन सब चीजों को भी अब टारगेटेड रूप में सरकारें या इकोनॉमिक असेसमेंट के रूप में देखा करेंगी। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ आईएमएफ के बारे में। मैंने आपको हेड तो बता ही दिया है, जो एमडी है आईएमएफ की, दैट इज क्रिस्टेलानो जॉर्जिवा। ठीक है, 190 दैट इज 190 मेंबर कंट्रीज हैं इसके, और वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। स्टेब्लिश हुई थी आईएमएफ 1944 में। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये खबर मैंने ढूंढ के निकाली और ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये कहीं नहीं मिलेगी आपको, मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढ के निकाली है। हो सकता है कल के उसमें आ जाइए, पर आज मैं आपको एडवांस में दे रहा हूँ। आरबीआई एनुअल रिपोर्ट आ गया है, ठीक है, जिसमें बोला गया है कि नंबर ऑफ फ्रॉड्स इन प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो 21% से बढ़ गए हैं। आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट आया है जिसमें बोला गया है कि प्राइवेट बैंक में जो फ्रॉड होते हैं ना वो 21% बढ़ गए हैं। ओके, अब देखिए, ध्यान से देखिएगा इस खबर को, थोड़ी सा टाइम लूंगा ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊं ये है क्या। Even as number of fraud cases have declined in the banking system during 2020-21, instances of frauds have increased in the private banks, RBI said in its annual report on Thursday। देखो, थर्सडे कल था, कल ये एनुअल रिपोर्ट आई है, इसमें ये बताया गया है कि भले ही एंटायर बैंकिंग सेक्टर में जो फ्रॉड के केसेस हैं वो कम हो रहे हैं, बट प्राइवेट बैंकों में जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। प्राइवेट बैंक में जो केसेस हैं वो 21% बढ़ गए हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक में ये कम हो रहे हैं। राइट, पूरे बैंकिंग जो पैटर्न है, पूरा बैंकिंग जो सिस्टम है उसमें भी फ्रॉड के केसेस कम हो रहे हैं, बट प्राइवेट सेक्टर में क्योंकि कम थे तो वहां पे थोड़ा भी बढ़ेंगे तो जो इंक्रीमेंट है जो वहां पे बढ़ रहा होगा वो ह्यूज दिखेगा। राइट, क्योंकि हमेशा से प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक में फ्रॉड हुआ करते थे, ठीक है, अब वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं और प्राइवेट में चीजें बढ़ती जा रही हैं। यही बताया गया है एनुअल रिपोर्ट में, जो कि थर्सडे मतलब कल 27 तारीख को आया। While private banks reported a rise of 21% year on year on the number of frauds, ठीक है, वहीं बोला गया प्राइवेट बैंक ने लगभग 21% की बढ़ोतरी दर्ज कराई है, कि 21% जो है हमारे यहाँ नंबर ऑफ केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं उसमें 21% बढ़ोतरी हुई है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। वहीं पब्लिक सेक्टर बैंक ने बोला है कि हमारे यहाँ 34% की डिक्लाइन आई है। मतलब हमारे यहाँ जितने भी केसेस होते थे उसमें 34% का डिक्लाइन आया है। ठीक है, ये मैं नंबर ऑफ केसेस के टर्म्स में बोल रहा हूँ, वैल्यू ऑफ केसेस के टर्म्स में नहीं बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ केसेस के टर्म्स में। अगर हम वैल्यू ऑफ केसेस के टर्म्स में बात करें, इन वैल्यू टर्म्स, द प्राइवेट बैंक्स हैव रिपोर्टेड अ राइज ऑफ 35%। प्राइवेट बैंक्स ने रिपोर्ट किया कि हमारे यहाँ इन टर्म्स ऑफ वैल्यू 35% इंक्रीज हुआ है फ्रॉड्स में। वहीं अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें 2021 में, तो उनके यहाँ 45% का डिक्रीज आया है। तो दिस इज सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ डिक्लाइन इन बोथ, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में बहुत सिग्निफिकेंट टर्म का जो ये आया है, डिक्लाइन आया है, विच इज वेरी गुड साइन फॉर आवर बैंकिंग सेक्टर। Overall, the number of frauds in the banking system declined 15%। ओवरऑल जो बैंकिंग सेक्टर है, which includes private and public, उसमें क्या हुआ है कि 15% का डिक्लाइन आया है, ठीक है, और नंबर बेसिस पे, और 25% का डिक्लाइन आया है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। ठीक है, अगर हम नंबर की बात करें केसेस में तो 15% का डिक्लाइन आया है, और वैल्यू की बात करें तो 25% का डिक्लाइन आया है। अकॉर्डिंग टू द डेटा शेयर्ड बाय द सेंट्रल बैंक, 59.2% of total value of frauds was reported by public sector banks, followed by private sector banks, and 33.5% during 2020-21। समझिए खबर क्या है कि अकॉर्डिंग टू डेटा शेयर, जो डेटा शेयर किया गया है आरबीआई के द्वारा, उसमें ये बोला गया है कि 59.2% जो टोटल वैल्यू है किसकी, फ्रॉड्स की, जो 59.2% जो टोटल वैल्यू है फ्रॉड की जो रिपोर्ट की गई है, मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मान लो 100 रुपए की फ्रॉड हुई है तो उसमें जो 60 रुपीज, 59.2
का जो फ्रॉड हुआ है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक में हुआ है, वहीं 33.5 का जो फ्रॉड हुआ है वो पब्लिक सेक्टर बैंक में हुआ है। 2020-21 के बात कर रहा हूं मैं। लास्ट ईयर 80% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ फ्रॉड्स वर रिपोर्टेड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स। वहीं अगर हम 2019-20 के कंपैरिजन करें तो लास्ट ईयर जैसे 100 रुपए की फ्रॉड हुई थी तो उसमें 80% जो टोटल वैल्यू थी वो पब्लिक सेक्टर बैंक ने रिपोर्ट करी थी और सिर्फ 18.4% जो थी वो प्राइवेट ने रिपोर्ट करी थी। तो 18.4 से 59.2% हो जाना, इट्स अ बिग डील। प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और 80 से 33.5 हो जाना, इट्स अ वेरी बिग डील। बहुत अच्छा काम किया है यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने, ठीक है। तो बताइए खबर कैसी थी? इससे सवाल ना बने तो बता दीजिएगा आप। अच्छा, आरबीआई की बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। 1935 में फॉर्म हुई थी आरबीआई। स्टार्टिंग के कुछ साल तक कोलकाता में हेडक्वार्टर था। सर ऑसबॉर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर हुआ करते थे। अभी शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं। 4 इसके डिप्टी गवर्नर्स हैं, माइकल देवव्रत पात्रा, ठीक है। अभी एक पी रवि कुमार बने हैं, या पी रवि कुमार है या पी रवि कुमार है, वो आप देख लीजिएगा। एम के जैन है और एम राजेश्वर राव हैं। चारों आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं। लास्ट स्लाइड, थर्ड स्लाइड है आज की। 49% 49.1% बैंक डिपॉजिट्स आर नॉट अंडर ₹5 लाख इंश्योरेंस कवर। ये भी जो कल की जो आरबीआई की रिपोर्ट आई है ना, उसी का एक हाईलाइट है। हालांकि मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बना दूंगा प्रॉपर, जो आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट आई है उसमें से बहुत सवाल बनेंगे, तो एक प्रॉपर मैं वीडियो बना दूंगा आरबीआई की जो एनुअल रिपोर्ट कल आई है उसको लेकर, और जो भी हाईलाइट्स होंगी मैं उसकी एक वीडियो बना दूंगा आपको। तो अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट, the number of fully protected accounts in banks stood at 247.8 करोड़ at end of March 2021। ये भी वैल्यू है, याद रखिएगा। ये वैल्यू नहीं है, नंबर्स है। आरबीआई की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें बोला गया है कि जितने भी अकाउंट इंडिया में खुले हुए हैं उसमें से लगभग 247.8 करोड़ ही अकाउंट हैं जो डीआईसीजीसी के अंतर्गत कवर होते हैं। मतलब उनको कवर किया गया है डीआईसीजीसी के अंतर्गत, वो कवर हो रहे हैं। सिर्फ 247.8 करोड़ ही अकाउंट्स हैं 2021 तक, which is 98.1% of the total number of accounts, जो कि 98.1% है, which is very good, ठीक है। तो अकाउंट्स 252.6 करोड़, ठीक है, जो कि इतने हैं, ठीक है। what this means that around 4.8 crore accounts do not enjoy the deposit। और ये बस इसका मतलब ये है कि 4.8 करोड़ जो अकाउंट्स हैं इनको डीआईसीजी से कवर नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है वो आपको आगे बता दूंगा मैं। do not enjoy the cover of insurance offered by deposit insurance credit guarantee corporation। as per the annual report released by the RBI, the total insured deposit stood at, जो टोटल इंश्योर्ड डिपॉजिट है वो इतना है। इतना रुपए जो है इसको डीआईसीजीसी कवर करता है। ये कितने हैं देख लो, दैट इज 76,21,258 करोड़ जो है रुपीस, इसको डीआईसीजीसी कवरेज देता है करोड़ एज द एट द एंड ऑफ मार्च 2021। दिस इज ओनली 50.9% ऑफ द एसेसिबल डिपॉजिट्स ऑफ रुपीज। देखो, नंबर्स में इज नॉट अ बिग डील। नंबर्स में डीआईसीजीसी 98.1% को कवर करता है, बट अगर हम वैल्यू की बात करें तो सिर्फ 50% को कवरेज देता है डीआईसीजीसी। दिस इज डेंजरस। इसका कहना ये है, मतलब समझिए, बेसिक सी चीज ये है जो आखिरी लाइन से समझ में आती है, मैं अगले वाली बताऊंगा आपको। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है डीआईसीजीसी सिर्फ अकाउंट में 5 लाख रुपए तक का कवरेज देती है, जो पहले 1 लाख रुपए हुआ करता था। अब फरवरी 4 2020 से इसको बढ़ा के कर दिया गया था 5 लाख। तो अगर आपके अकाउंट में 5 लाख से ज्यादा रकम है, 6 लाख भी है, 10 लाख भी है, 50 लाख भी है, तो अगर वो बैंक डूबती है तो बैंक इज लाइबल कि वो सिर्फ आपको 5 लाख रुपए ही देगी, बाकी के पैसे आपके डूब जाएंगे। याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपके पास सिनेरियो है कि अगर आपने बैंक में 5 लाख से ज्यादा रकम रखी है और आपको डाउट है उस बैंक के ऊपर कि बैंक डूब भी सकते, तो प्लीज निकाल लीजिएगा, क्योंकि अगर बैंक डूबती है तो आपके पैसे खुद जाएंगे। वही इन्होंने बोला है कि अमाउंट जितने भी हैं, क्योंकि जो ये 4.8% लोग हैं ना, यही यही इन्होंने ही अपने अकाउंट में इतने पैसे भर रखे होंगे ना कि उनको कवरेज नहीं मिलेगा। वही उन्होंने बोला कि सिर्फ 50.9%, मतलब लगभग 51% जो पैसे हैं उन्हीं को कवरेज मिला हुआ है डीआईसीजीसी से एक्सेसिबल डिपॉजिट ऑफ रुपीज। देखो टोटल डिपॉजिट कितना है, टोटल डिपॉजिट है 1,49,67,776 करोड़, जबकि कवर सिर्फ 76,21,258 करोड़ को ही मिला हुआ है। लगभग आधे से ज्यादा पैसों को, आधे पैसों को कवरेज नहीं मिली हुई है। मींस दैट अराउंड 49%
49.1% of the amount deposited with the banks do not enjoy the DICGC cover। यही मैंने आपको बताया 50.9 है तो 49.1 जो है उसको कवर, मतलब बेसिकली 50-50 का रेशियो है यहाँ पे। जितने भी अकाउंट में पैसे जमा है इंडिया में 50% लोगों को कवरेज मिला हुआ है, 50% लोगों को कवरेज नहीं मिला हुआ है। ठीक है, तो ये थी पूरी खबर। आज के लिए 3 ही खबरें थी, ठीक है, जो मैंने ढूंढ के निकाली थी। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए बैंकिंग से रिलेटेड और अच्छी खबरें लेके आ पाऊं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दो यार। एक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाया आप लोगों ने, क्या ही फायदा बताओ। इतने अच्छे से मैं आपके लिए खबरें ढूंढ के निकाल रहा हूँ। और आपको पता है जो लास्ट 2 स्लाइड्स थी ना, मैं आपको अभी बता देता हूँ, सवाल ना बने तो मेरा नाम बदल देना, और क्या बोलूँ मैं आपको। ठीक है, आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट से खबर ना बनी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और मैं ये आपको ये भी बता दूं, जो लोग नबार्ड ग्रेड ए की भी तैयारी कर रहे हैं वो तो तैयार रहे। आरबीआई एनुअल रिपोर्ट से एक नहीं, कम से कम 5-5 सवाल बनेंगे उनके एग्जाम्स में, तो जो नबार्ड की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। आई होप वीडियो छोटी रही होगी, 15 मिनट में मैंने वीडियो खत्म कर दी है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक, देखो कुछ मत करो ना, जो एटलीस्ट जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है लाइक तो करके चले जाया करो यार। कम से कम अगर आप 27, 28, 30, 50 लोग देखते हो वीडियो, तो कम से कम 50 लोग देखते हो, 25 लाइक्स भी नहीं होते हैं वीडियो में, क्या फायदा है बताओ। चलो ठीक है, मेरा अब काम है बोलना, बाकी आपकी मर्जी है, ऊपर वाला है वो भी देख रहा है। चलो बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब कर लो यार, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ा दो। चलो बाय बाय, टेक केयर।